हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार फ्रॉम वर्मा क्लासेस से स्वागत करता हूं आप सभी का। और जैसे कि आज हम अपनी 7th क्लास की जो इतिहास की बुक है एनसीईआरटी के माध्यम से वो शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं 7th क्लास की। आज हम इतिहास जो शुरू करने जा रहे हैं और इतिहास के अंतर्गत हमारा फर्स्ट चैप्टर है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी इन हजार वर्षों के दौरान कौन से हजार वर्ष के दौरान का हम डिस्कस करेंगे इस बुक के माध्यम से, वो आज हम इसके माध्यम फर्स्ट चैप्टर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मानचित्र 1 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ये जो मानचित्र है अल इदरीसी का, और ये बनाया गया था आपके जो 12वीं शताब्दी है उसके दौरान ये बना था। तो मानचित्र जो व्यक्ति मानचित्रकार कौन होता है, देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले हम टर्म्स को याद कर रहे हैं, टर्म्स को देख रहे हैं। मानचित्र क्या है, तो मानचित्र में क्या आएगा, देखिए जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाया करता है उसको मानचित्रकार बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 के अंदर, यहाँ पर आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, 1154 के अंदर इसको बनाया गया था अल इदरीसी के द्वारा। अल इदरीसी ने इसको बनाया था 1154 में। यानी कि यहाँ पर हमने जो 12वीं शताब्दी पढ़ी है, तो ये 12वीं शताब्दी 1101 से, जहाँ पर भी 1100 अपनी शताब्दी पूरी हो जाती है, उसके बाद की जो डिजिट शुरू होती है वो नेक्स्ट जो सेंचुरी है वो स्टार्ट होती है। तो 1154 ये 12वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया मानचित्र है, अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया कि जो कौन से जो अरब भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 1154 में विश्व का मानचित्र बनाया था, वो थे अल इदरीसी। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अल इदरीसी कौन से देश के निवासी थे, तो अरब देश के निवासी थे। वो क्या थे, इतिहासकार थे या भूगोल से संबंधित थे, तो वो भूगोल से संबंधित थे। यहाँ पर जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। यानी दुनिया का एक बहुत बड़ा मानचित्र बनाया गया, उसका एक पार्ट है, उसका ये संपूर्ण मानचित्र नहीं है, पूरा मानचित्र नहीं है। यहाँ पर केवल एक पोर्शन मात्र, एक हिस्सा मात्र उसका दिया हुआ है, और भारतीय उपमहाद्वीप को इसमें दर्शाया गया है। ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने, यहाँ पर देखिए मानचित्रकार के बारे में हमने जाना, मानचित्रकार कौन होता है। तो ये जो मानचित्र 2 है ये फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा बनाया गया 1720 में। यानी देखिए तो एक तरह से लगभग 400 शताब्दी बाद ये बना है आपका। अप्रोक्सीमेटली जो 600 शताब्दी का जो काल रहा, लगभग 600 शताब्दी के बाद, 600 वर्षों के बाद ये मानचित्र बनाया गया है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं। देखिए आप यदि यहाँ पर देखें, ये नक्शा भी भारतीय उपमहाद्वीप का बनाया हुआ है, और आप अगर जो दूसरे मानचित्र को देखेंगे, ये मानचित्र भी भारतीय उपमहाद्वीप का ही बनाया गया है। दोनों के अंदर आप डिफरेंस देखिए, कितना डिफरेंस दिया हुआ है। एक इलाके के हैं मगर अंतर काफ़ी देखने को मिलता है इनमें। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। यानी आज वर्तमान का जो उत्तर भारत है, वहाँ पर जो अल इदरीसी के द्वारा बनाए गए नक्शे के अंदर दक्षिण भारत दिखाया गया है, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की ओर तरफ है। जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए हैं इसके अंदर। ये जो मानचित्रकार है, ये जो मानचित्र 2, ये गिविलोम द लिस्ले के द्वारा बनाया गया है। एटलस नोवो के अनुसार यह महाद्वीप है, 18वीं सदी के दौरान बनाया गया। 1720 हमने जाना था। देखिए 1700 के बाद जो भी ईयर शुरू होगा वो 18वीं शताब्दी के अंदर काउंट होता है। तो यहाँ पर ये आपको देखिए
ये भारत का लगभग आज का जो भारत है उससे मिलता जुलता मानचित्र दिया हुआ है। इसमें देखिए में दिए गए हैं और इनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। लगभग 600 वर्ष यानी 1154 के अंदर अल इदरीसी ने, जो अरब के थे, और उसके बाद जो 18वीं शताब्दी के अंदर ये बनाया गया मानचित्र 2, ये 600 वर्ष बाद बनाया गया मानचित्र। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी, यानी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हो गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा क्योंकि ये नक्शा जो है आज के भारतीय नक्शे से बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता नक्शा है। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आपको आश्चर्य होता है कि उस समय भी इस प्रकार की तकनीक का विकास हो चुका था कि लोग कितनी बारीकी से इनका निरीक्षण या पर्यवेक्षण करते थे, इनका सर्वेक्षण किया करते थे। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते, और इसके बारे में हम अध्याय 6 में और ज़्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इस मैप के माध्यम से थोड़ा सा हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर देखिए आपको ये दिखाया हुआ है कोरोमंडल कोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर इसके ये गोल्फ डी बंगाल की खाड़ी दी हुई है। इधर ये आपके देखिए कालीकट, कैलियार, कोचीन, ये सभी मंगलोर, ये सभी नाम दिए हुए हैं। यदि इसको थोड़ा सा और जूम करके देखा जाए, इस वीडियो में केवल इतना ही जूम हो पाएगा। ये बालाघाट, ये बेरार, शाहपुर, ये सभी मान इसके अंदर आपको लिखित रूप में आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब इसके माध्यम से देखिए यहाँ पर हम जानेंगे, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे दिए हैं? इनमें पहले मानचित्र की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, जितने समुद्र तट वाले हिस्से में ब्यौरे हैं वो आंतरिक हिस्सों में नहीं है। आंतरिक हिस्सों में क्यों नहीं है? क्योंकि ये तटीय जो क्षेत्र थे वहाँ पर विदेशी लोग आते थे, व्यापारी लोग आते थे, तो उनकी वजह से इनका काफ़ी महत्व था। गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों को और बारीकी का जो अंतर है, उसके ख्याल में उसका क्या कारण हो सकता है? आपके ख्याल में इसमें क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि क्योंकि जो क्षेत्रीय तटीय प्रदेश थे वहाँ पर विदेशी व्यापारी लोग आते थे, और यहाँ पर ये जो गंगा का जो एरिया दे रखा है यहाँ से इस प्रकार से ये, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो आपको स्थल दिखाई देंगे, वो भी केवल क्योंकि ये नदी जो थी ये नेविजेबल नदी थी, यहाँ पर नौकायन हो सकता था, ये जल यातायात के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अब यहाँ पर देखिए तीसरा, इतने ही महत्वपूर्ण और एक बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत बदल चुका था। यानी एक तरह से देखा जाए, जो 1154 का मानचित्र था और उसके बाद जो 1720 में मानचित्र बनाया गया, इनमें डिफरेंस जो देखा जाए, इनमें अंतर जो देखा जाए, तो मानचित्र अंकन का जो विज्ञान था उसमें हुए परिवर्तन की वजह से ये इतना अधिक हमें अंतर देखने को मिला। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनके भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस दौरान जो है, क्योंकि 1154 के दौरान भारत के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के विदेशी आक्रमणकारियों का दौर रहा है, उस दौरान इतना विकास नहीं हो पाया था। लेकिन अगर जो 1720 के आसपास का दौर देखा जाए तो भारत के अंदर एक तरह से देखा जाए तो स्थायित्व आ गया था, सल्तनत काल का दौर चल रहा था। तो इस तरह से भी यहाँ पर विकास के जो अलग आपको सोपान देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए नई और पुरानी शब्दावली में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा तो सूचनाओं के अंदर जो है अधिक सूचनाएं जुड़ती चली जाएंगी, तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता होगा?
यानी जब संदर्भ बदल जाता है, जब तो भाषा का भी परिवर्तन होता है, क्योंकि उस समय जो भी राजा होता था, राजकाज की भाषा होती थी, वही जो राजा की भाषा होती थी वही राजकाज की भाषा होती थी। तो इस तरह से जैसे कि सल्तनत काल के अंदर अरबी भाषा, फारसी भाषा का युग चला। उससे पहले जो अरब आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने आए तो अरबी भाषा का युग चला। तो जिस तरह से भाषा का परिवर्तन हुआ तो उसके संदर्भ भी परिवर्तित हुए। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। कहीं आपको प्राकृत भाषा में मिलते हैं, कहीं पाली भाषा में मिलते हैं, कहीं अरामाइक लिपि में मिलते हैं, कहीं ख्रोष्टी लिपि में मिलते हैं। और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। यानी आम बोलचाल की जो भाषा होती थी उस भाषा में लेखकों ने, जो राजा हैं, उन्होंने अपने लेख खुदवाने के हर संभव प्रयास किए। उदाहरण के लिए मध्य युग की जो यानी जो सल्तनत काल था उस दौरान जो हमारी फारसी भाषा हुआ करती, आधुनिक फारसी भाषा से अलग थी। यानी कि आधुनिक जो मध्य युग की फारसी भाषा थी वो आधुनिक युग की फारसी भाषा से काफ़ी भिन्न थी। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं देखने को मिलता था, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी इससे बदल जाते थे। उदाहरण के लिए आप हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन प्राचीन समय में देखें, 13वीं सदी के आसपास देखें, जब फारस के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस रूप में किया, तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था किसके रूप में? उसका मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। यानी पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का जो दोआब था उसके बीच का जो क्षेत्र था उसी से हिंदुस्तान का मतलब निकालते थे मिनहाज सिराज जी। उन्होंने क्या किया, इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। मिनहाज सिराज ने उन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया जहां पर जो भारतीय राजा हुआ करते थे उनका शासन चलता था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे राजाओं ने अपने क्षेत्रों का विकास किया तो इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का विस्तार हो गया। हिंदुस्तान शब्द भी दक्षिण भारत को अपने अंदर समेट लिया, हिंदुस्तान ने भी अपने अंदर जो दक्षिण भारत था उसको भी समेट लिया, समावेश किया उसको भी। इसके विपरीत, क्योंकि उस समय तक जब दक्षिण भारत के संदर्भ में हम हिंदुस्तान शब्द का पर्याय लेते हैं, हिंदुस्तान शब्द के बारे में चर्चा करते हैं, तो उस समय हमारा जो दक्षिण भारत था उस दक्षिण भारत को हिंदुस्तान में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन 16वीं सदी के आरंभ में जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, देखिए दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए, मिनहाज सिराज और बाबर के जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में फ़र्क देखिए। उन्होंने जब इस शब्द का इस्तेमाल किया तो इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान शब्द। यानी हिंदुस्तान इस उपमहाद्वीप में संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु, मानव सभी के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। यानी यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया कि जो अमीर खुसरो थे वो कौन सी सदी के कवि थे? तो अमीर खुसरो 14वीं सदी के एक महान कवि हुए हैं। अमीर खुसरो, जिनको तबला वादक का जनक कहा जाता है, तबला का जनक कहा जाता है, कुछ समान उसी के समान था जैसा उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जाता है, इसके अस्तित्व को पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हुए थे जो आज हम जोड़ कर देखते हैं। यानी उस समय इसका राजनीतिक महत्व नहीं था, इसका कोई सांस्कृतिक महत्व तो जरूर था लेकिन राजनीतिक महत्व नहीं था, राष्ट्र से जुड़ा, राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ शब्द नहीं था ये। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ हुआ करते थे। उदाहरण के लिए आप विदेशी जैसे सीधे साधे शब्द को ले सकते हैं।
हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का न हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का न हो उसको आज हम विदेशी बोलते हैं। लेकिन मध्य युग के अंदर मानो किसी गांव से आने वाला व्यक्ति भी, अनजाना व्यक्ति, उसको विदेशी कहा जाता था। जो उस समाज या संस्कृति का नहीं था उसको विदेशी कहते थे। ऐसा व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। जो नगरों में रहने वाला है और वनों से कोई व्यक्ति आ जाता था तो क्योंकि वो उन लोगों का परिचित नहीं है, वो अजनबी था, वो विदेशी था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति या परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे से के लिए विदेशी नहीं होते थे। वो अलग अलग परंपराओं से जुड़े होने के बावजूद वो अलग अलग नहीं होते थे। तो आज हमने विभिन्न शब्दों के अर्थ के बारे में जाना, अलग अलग अर्थ जो संस्कृति आती हैं, अलग अलग जो समय होता है, इतिहासकारों के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण होता है कि अलग अलग समय में प्रयुक्त होने वाला एक ही शब्द किस प्रकार से अपने अर्थ में भिन्न हो जाता है, इसको जानना इतिहासकारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज इन सब के बारे में जाना। आज के लिए भी वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी इतिहासकार और उनके स्रोत, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।